आज हम आपको बताएंगे वुडन रिकर्व टेक डाउन बो के बारे में कि मॉडर्न आर्चरी जो है वो टाइम के साथ साथ किस तरह से इवॉल्व हुई। और ये उसका पहला एपिसोड है जिसमें हम आपको सबसे पहली वुडन रिकर्व बो के बारे में बताएंगे कि जो सबसे पहले मार्केट में आई थी ये कौन सी बो थी। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने इस वक्त टेक डाउन और रिकर्व बो, वुडन रिकर्व बो भी कहा जाता है, ये आपके सामने इस वक्त अवेलेबल है। और इनको टेक डाउन कहने की वजह यही है, जिसको आप अनमाउंट कर सकते हैं और इसको दोबारा असेंबल भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे मूव कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास स्पेस कम है, वॉल्यूम कम है, तो आप इसको अनमाउंट करके आप इसी तरह से जिस तरह आपके सामने पड़ी हुई है, आप इसको एक बैग में भी कैरी कर सकते हैं और जहाँ जाकर आपने इसको यूज़ करनी है तो दोबारा से आप इसको असेंबल करेंगे और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न आर्चरी के अंदर सबसे पहले बनने वाली टेक डाउन वो जो है वो वुडन राइजर के साथ बनी थी, और इसी वजह से मॉडर्न आर्चरी में ट्रेडिशनल रिकर्व वो जब भी आप टाइटल कहीं पे देखें कि किसी ने सेल पे लगाई हुई तो वो वुडन राइजर के साथ टेक डाउन वो होगी। इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते तो इट कंसिस्ट ऑफ राइजर, लिम्स एंड स्ट्रिंग। ये मेन इस बो को कंप्लीट करने के लिए होता है। उसके बाद उसके अंदर आप एक्सेसरीज जितनी लगाते जाएं, एरोरस लगाना है आपने, इसके साथ अगर वो साइट लगानी है तो इट्स अप टू यू। क्योंकि ये वुडन वो जो सी है इनमें स्टेबिलिटी का इतना इशू नहीं होता, वुड जो सी है शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसको स्पेसिफिकली स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती। और ये उसके बगैर भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। ये मजबूत होती हैं, लाइट वेट होती हैं और अट्रैक्टिव होती हैं। बहुत सारे हंटर जो से प्रेफर करते हैं कि वो इसी बो का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर हंटर टेक डाउन बो यूज़ करने वाले वुडन रिकर्व बो या वुडन टेक डाउन बो को ही प्रेफर करते हैं, इसकी अट्रैक्शन की वजह से और इसकी परफॉर्मेंस की वजह से। ये राइजर आपके सामने स्टैंडर्ड पॉकेट के साथ है। मैं आपके सामने एक लिंक आपको अटैच करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये कैसे होती है। आपने सिंपल इसके इस बोल्ट को अनस्क्रू करना है। अनस्क्रू करने के बाद आपने जैसे ही इसको आप रिमूव कर लेते हैं तो आपने इस लिम को, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक होल है और ये वॉशर बनी हुई है। आपने इस लिम को इसके साथ इस तरह से प्लेस करना है। आपने ये ज़हन में रखना है कि आप कभी भी, बाद लोग नहीं बोल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद लिम का ये जो कर्व है ये बैली की तरफ आएगा, जबकि ये कर्व जो होता है ये बैली की तरफ कभी भी नहीं आता। इसलिए कभी भी लिम उल्टी मत लगाएं। हमेशा इन लिम्स के साथ ये एक पॉकेट बनी हुई होगी, वॉशल बनी होगी। ये वॉशल बनी ही इसलिए गई, इसके ऊपर बोल्ट ने यहाँ पे आना है, इस वजह से इस वॉशल बनी हुई है। तो कभी भी इसको ऑपोजिट मत लगाएं। और अगर आपकी लिम के साथ ये वॉशल नहीं भी है तो तब भी ये ध्यान में रखें कि आपने जब भी इसको अटैच करना है तो इस एंड का फेस जो होता है बो के फ्रंट की तरफ होगा, ना कि बैली की तरफ होगा। बैली का मतलब वो है जहाँ पे आर्चर खड़ा हुआ है, जिस तरफ उसने खड़े होकर शूट करना है। इसी तरह इन लिम्स के अंदर बाज़ अगर स्टिकरिंग हुई होती है कि ये अपर लिम है और लोअर लिम है, तो कभी भी अपर को लोअर और लोअर को अपर पे मत लगाएं। जिन्होंने तो ऐसी स्टिकरिंग नहीं की हुई, का मतलब है उनकी दोनों लिम्स बैलेंस है। लेकिन जिन लोगों ने अपर और लोअर लगाई होती है तो उसकी रीजंस हैं कि आपने लोअर को लोअर पे ही लगाना है। उसमें लिम्स जो होती हैं वो ओवरऑल बो को बैलेंस कर रही होती हैं, सेल्फ बैलेंस नहीं होती हैं। आप इसके अंदर, इसकी पॉकेट के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे और इस नट को आप सिंपली इसको आप इसकी पॉकेट में इंसर्ट करेंगे और इसको आप हाथ से कसेंगे। इस लिम को आपने कभी भी ग्लास के साथ या किसी और हैवी टूल के साथ कभी भी नहीं कसना। इसको हमेशा हाथ के साथ कसें और हाथ के साथ ही इसको खोलें, क्योंकि ये वुड की लिम होती है। अगर आप इसको ज्यादा कर देंगे तो ये यहाँ से बीच में से क्रैक भी हो सकती है और लिम टूट भी सकती है। ओवर टाइटनिंग कभी भी ना करें, वो आपकी लिम को परमानेंटली डैमेज कर देगा। कोशिश किया करें कि आप अपनी बो को हर वक्त असेंबल्ड भी ना रखा करें, इसको अनमाउंट करके रख दिया करें। जब भी आपने बो को इस्तेमाल नहीं करना, सीजन आउट हो गया है, सीजन खत्म हो गया है, आपकी शूटिंग रूटीन में अब नहीं हो रही, तो कोशिश किया करें कि लिम को अनमाउंट करके इसी तरह से रखा करें ताकि आपकी बो जो होती है उसकी लाइफ बढ़ जाए। फिर अगले पार्ट की तरफ आते हैं तो ये बो की स्ट्रिंग आती है। ये नायलॉन थ्रेड्स के साथ आती है। इसके ये आप इसमें ये रेड एरिया जो देख रहे हैं इसकी सर्विंग हुई हुई है।
और इसी तरह अगेन आपके सामने यहाँ भी सर्विंग हुई हुई है। शूटिंग करने की वजह से बार बार बो को, तो ये सेंटर का जो एरिया है, ये यहाँ से ये सर्विंग जो हुई हुई है, ये इसके धागे खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत आपकी स्ट्रिंग डैमेज नहीं हुई होती, इसकी दोबारा आप जिग भी ले सकते हैं और आप अभी भी कह सकते हैं तो हम आपको दोबारा सर्व कर देंगे। हाँ अलबत्ता जो ये बाकी का जो थ्रेड का एरिया है, इसको वैक्स करके रखा करें और इसके ऊपर अपना ध्यान रखा करें कि ये थ्रेड वीक ना हो गए हों। अगर ये थ्रेड आपको नजर आते हैं कि ये वीक हो गए हैं, खराब हो गए हैं ये, तो उस सूरत में रिस्क ना लें क्योंकि ये कभी भी टूट भी सकते हैं। अगर आपकी बो की स्ट्रिंग यूजेज के दौरान टूटती है तो टूटने की सूरत में आपको चोट भी लग सकती है और हो सकता है कि वो लिम्ब को भी अफेक्ट करे और आपकी बो की जो लिम्ब हैं वो टूट जाएं या डैमेज हो जाएं परमानेंटली। लिम्स के ऊपर माइनर क्रैक्स वगैरह अगर आप कभी भी नोटिस करें तो रिस्क मत लें, फौरन अपने लिम्स के पेयर को रिप्लेस करें। कभी भी ऐसे भी ना करें कि एक आप लिम्ब खरीद लें किसी से और एक लिम्ब पुरानी है और एक नई है। हमेशा पेयर को बाय करें, कभी भी इसके अंदर कभी भी इस तरह मत करें कि अगर आपकी एक लिम्ब टूट गई है या फिर क्रैक्स अपीयर हो गए हैं तो आप लिम्ब एक नया सिर्फ पीस लें। ये हमेशा पेयर में लें क्योंकि अगर एक फ्रेश है और एक नहीं है तो इनका आपस में इम्बैलेंस होना भी गो को तोड़ने में बहुत जल्दी करता है। अगर एक बाजू दूसरे बाजू से ज्यादा ताकतवर होगा और दोनों एक दूसरे से जोर लगाएंगे तो एक जो कमजोर है उसको नुकसान ही होगा। तो हमेशा पेयर लें, कभी भी इनकी पाउंडेज में भी इस तरह मत करें कि एक बो जो सी है वो 38 पाउंड की लिम है, दूसरी जो सी है वो 36 पाउंड की है। बाद होता है कि आपकी एक लिम डैमेज हुई, आपने आगे बो खरीदी, आपने एक लिम जो सी है आपकी आते ही हफ्ते में महीने में कभी भी अर्ली स्टेजेस पे ही डैमेज हो जाती है। आपने 38 पाउंड की लिम आपके पास ही, आपने मार्केट से जाके एक 38 पाउंड की खरीद ली फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये लिम स्पेयर में तैयार होती हैं। अगर वो स्टिकरिंग 38 पाउंड की कर भी रहा है तो वो एक्यूरेट 38 नहीं होगा, उसमें प्लस माइनस जरूर होगा। अगर वो प्लस माइनस ज्यादा गैप है तो वो जल्दी डैमेज हो जाएगी और अगर वो गैप माइनर गैप है, फॉर एग्जांपल आपने 38 एलबी की लिम ली, स्टिकरिंग आपने देखी 38 एलबी है, मगर ऑन स्केल आपकी बो की पाउंडेज जो थी 37.5 थी या 37.2 पाउंड एक लिम थी और दूसरी जो थी लिम थी वो 38.4 पाउंड की थी। तो ये दोनों लिम्स एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं है और ऐसी सूरत में आपकी बो डैमेज हो जाती है। इसीलिए हमेशा पेयर में लें क्योंकि पेयर में बैलेंसिंग ओवरऑल हुई भी होती है और दोनों को क्लोजेस्ट पे लेके जाया जाता है कि अगर एक 38.2 है तो दूसरी 38.4 है या 38.6 है, वो गैप ज्यादा नहीं है, इसलिए वो लिम्स जो होती हैं लॉन्ग लास्ट करती हैं। ये जो आपके सामने इस वक्त 6 वुडन पीसेस पड़े हुए हैं, ये मुख्तलिफ साइजेस के राइजर्स हैं जो मुख्तलिफ साइजेस के बोज बनाने के काम आते हैं। मॉडर्न जितने भी आर्चरी के इक्विपमेंट हैं उनमें स्टैंडर्ड साइजेस हैं और उन स्टैंडर्ड साइजेस, वो सारे स्टैंडर्ड साइजेस डिपेंड करते हैं कि आप कौन से साइज का राइजर इस्तेमाल करेंगे। ये 6 जो वुडन पीस पड़े हुए हैं सामने, जो बो के हैंडल्स हैं और इनका आर्चरी की टर्मिनोलॉजी में इनका लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इनको राइजर कहा जाता है। इनको टेक डाउन इसलिए कहा जाता है कि आप इन ट्रेडिशनल एशियाटिक बोस की तरह वन पीस बो होने के बजाय ये बोस जो होती हैं पार्ट्स में होती हैं कि आप इनको जब भी चाहें अनमाउंट कर दें और सारा डिसेंबल करके खोल कर आप इसको बैग में पैक करके कहीं भी मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं और जब आपने यूज करनी हो तो दोबारा इसके पार्ट इसके साथ अटैच कर दें। वुडन राइजर्स के साथ जितने भी टेक डाउन बोज होते हैं, इसको मॉडर्न आर्चरी के अंदर टेक डाउन बोज की कैटेगरी में इनको ट्रेडिशनल टेक डाउन बो भी कहा जाता है। कैटेगोरिकली वुडन राइजर इज नॉट यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स इन ओलंपिक्स और किसी भी किस्म की आर्चरी फेडरेशन की गेम में आपके राइजर अगर वुडन बने हुए हैं तो वो उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इंटरनेशनल गेम्स के रूल्स के मुताबिक आप स्पोर्ट्स कंपटीशन में वुडन राइजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये राइजर नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए भी यूज होते हैं, बिगनर्स भी यूज करते हैं और गेम्स के अलावा जब हंटिंग के लिए जाते हैं तो इनका बहुत मेजर रोल है।
इसकी कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्यों वुडन राइजर जो से हैं वो हंटिंग बोज में इनका एक बहुत अच्छा रोल रहा है मॉडर्न आर्चरी के अंदर। मॉडर्न आर्चरी के जो सबसे पहला एरा आया था जिसमें टेक डाउन बोज इंट्रोड्यूस हुई थी, ये वुडन राइजर्स के साथ हुई थी, इसलिए मॉडर्न बोज के अंदर वुडन राइजर्स को ट्रेडिशनल बो का कैटेगरी में पुट किया जाता है। और उसकी रीजन ये है इसके अंदर वुड का यूजेज ज्यादा है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल से ज्यादा लिंक किया जाता है, जिसमें एशियाटिक बोज वुडन बोज होती है।